हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार मिश्रा और आपको मैं इस पे पढ़ा रहा हूं एनसेंट हिस्ट्री। तो अगर जो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो उसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलने वाला है बहुत कुछ। जो भी आप मांगोगे, जो भी आप चाहोगे, इस चैनल पे उससे पहले ही वो चीज़ अपलोड हो जाएगी। तो अगर जो आपने हमारे और वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे वीडियोस हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर जो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखें आके। और अगर जो आप कंटिन्यू क्लासेस रख रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और हाँ, अगर जो आपको एक चीज़ पता होगी कि आप जो है सबसे पहले हेडफोन्स लगा लीजिए और साथ में आप एक नोटबुक जरूर रख लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता आता हूं कि आप प्लीज़ आप जो है हेडफोन्स भी लगा लीजिए और नोटबुक भी साथ में रख लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर के बारे में। तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ एंसेंट हिस्ट्री। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारा एक कोड है स्टडी आईएएस। आप उसको अगर जो यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए अगर जो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो आप हमारे कोड स्टडी आईएएस को अवश्य यूज़ करें। और हाँ, अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमारी टीम को मेल कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें तो स्टडी आईएएस कोड का जरूर यूज़ करें, क्योंकि अगर जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। तो आज हम लोग ऐसे साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। मौर्य के बाद जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ गुप्त साम्राज्य। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ, जो यहाँ पे इतिहास का अगर जो बात करें उदय हुआ, तो वह हुआ जाके 3री शताब्दी के अंत में। और ये कहाँ पे होता है? यह होता है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कौशाम्बी के बारे में जैसा हम लोगों ने सुना था, आप अगर जो आपने महाजनपद वाली हमारी क्लास अगर जो ली होगी तो आप जानते होंगे कि मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल उत्तर वैदिक काल के अंत में, तो वहां से लोग कर जाते हैं पलायन। यानी कि पलायन का मतलब वहां से जो है लोग आ जाते हैं और वह बस जाते आके हैं प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ रहे हो ना। तो कौशाम्बी के निकट यहाँ पे बस जाते हैं और उसी के आसपास मतलब कि जो इलाका है प्रयाग का, तो प्रयाग के आसपास कौशाम्बी में जो है इसका उदय होता है। तो अगर जो बात करें तो 4ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश ने लगभग जो है 300 वर्ष तक शासन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य ने जो है कब तक शासन किया। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 300 वर्ष तक शासन किया था। और अगर जो बात करें तो इस वंश ने जो है अनेक क्षेत्रों में अपना विकास किया, अनेक जगहों पे अपना विकास किया। और इस वंश का अगर जो संस्थापक बात करें तो इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लगा देते हैं विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त का नाम लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं था। श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त वगैरह हुए हैं वह यहाँ के प्रतापी राजा हुए हैं, प्रतापी शासक हुए हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर जो बात करें तो गुप्त वंशावली में जो है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए हैं। इन वंश में जो है 3 प्रमुख शासक थे। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे। वह कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रख रहे हो ना कि जो इसका संस्थापक था वह संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और जो इसके प्रमुख शासक हुए हैं वह हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में। आखिर में यह जो शासन हुआ, यह जो यहाँ के जो लोग हुए, अब उनके किसी न किसी कारणवश उत्पत्ति हुई होगी, या यह कौन सी जाति से रिलेट करते थे, उनका वंश क्या था, आखिर में ये आए कहाँ से। तो अगर जो बात करें तो साहित्यिक साधनों में जो है यहाँ पे पुराण हम लोगों को इसकी जानकारी देते हैं, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण द्वारा प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप जानते हो कि हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। तो इनमें से जो पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण जो है, इनकी एक प्रारंभिक शासकों की जानकारी देते हैं। फिर अगर जो बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में
यहाँ पे जो आर्य मंजूश्री मूलकूल्प है, तो यहाँ से हम लोगों को मिलती है। और महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये जो हमारा है बौद्ध ग्रंथों में। तो देखो यहाँ से जो पुराण में हम लोगों को नाम याद रखने हैं, प्लस यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का भी हम लोगों को नाम याद रखना है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है वसुबंध चरित्र तथा चंद्रगर्भ परिप्रच्छ के गुप्त से जो है गुप्त वंशी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध ग्रंथों में हम लोगों को गुप्त शासन की कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ पे ज्यादातर जब भी पूछता है तो साहित्यिक साधनों में जो है पुराण कौन कौन से थे जो हमें यहाँ पे गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। फिर अगर जो बात करें तो जैन ग्रंथों में जो है हरिवंश और जो है कुवलय माला यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होती है। स्मृतियों में जो है नारद, पाराशर और बृहस्पति स्मृतियों में जो है गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को जो है आपके लिए लिखा था कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनता है कि गुप्त काल की जो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वह कौन सी स्मृतियां विवरण करती हैं। तो नारद, पाराशर और बृहस्पति स्मृतियां जो हैं हम लोगों को गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास की जानकारी देती हैं। फिर अगर जो बात करें तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत विशाखदत्त कृत जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्त नरेश रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगर जो बात करें तो अन्य साहित्यिक स्रोतों में अगर जो बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पे इसकी रचना की थी आई थिंक कालिदास ने, क्या कालिदास जी ने ही इसकी रचना की थी। फिर अगर बात करें तो रघुवंश महाकाव्य में मुद्रा राक्षस से, मृच्छकटिकम से, हर्षचरित से, वासायनन से के कामसूत्र आदि से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। हर्षचरित यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्षचरित का भी नाम और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। फिर अगर जो बात करें तो गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में, तो अभिलेखीय साक्ष्य के अंतर्गत यहाँ पे आप देखो, मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस उठते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना फिर आपको मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कराता। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि हमारी क्लासेस के बारे में कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो जो चीजें हमारे एग्जाम से रिलेवेंट करती हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बेकार में जो चीजें आनी ही नहीं है उनको हम लोग पढ़ के क्या करें। मतलब कि पढ़ने का मतलब यह है कि आप उसको थोड़ा बहुत जानो बट आप उसके डीप में एकदम मत जाओ, ठीक है। फिर अगर जो बात करें अभिलेखित साक्ष्य के अंतर्गत, इसमें जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख सर्वप्रमुख है। जो समुद्रगुप्त ने यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है लिखवाया था वह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मन में एक यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा कि जब भी आप यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे सुनते होंगे तो आपको एक मन में आता होगा कि आखिर में प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के यहाँ पे मन में आता होगा कि भाई ये प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब कि हद से ज्यादा किसी की प्रशंसा करना वह हो जाता है प्रशस्ति, ठीक है। जिसमें समुद्रगुप्त के जो है राज्याभिषेक, उसके दिग्विजय तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे जो इन सारी बातों का जो भी समुद्रगुप्त के बारे में जो भी हम लोगों को जानकारी मिलती है तो वह ज्यादातर जानकारी हम लोगों को उसके प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है, ठीक है। अन्य अगर जो लेखों में हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहा लेख, कुमारगुप्त का विलसण स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख से महत्वपूर्ण हम लोगों को यहाँ पे बातें मिलती हैं। फिर अगर जो बात करें तो हम लोगों के लिए यहाँ पे विदेशी यात्रियों के विवरण यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम्स जो भी होते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो चीनी यात्री फायान था वह किसके शासन काल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। उसने मध्य देश के जनता का वर्णन किया है। आगे हम लोग इससे ही जो भी हम लोगों को गुप्त काल के जो भी रिलेटेड जानकारी हम लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पता चलता है या आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पता चलता है, तो वह जो भी हम लोगों को जानकारी मिल रही है तो वह मिलती है फायान के द्वारा लिखे हुए लेखों से। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो हेनसांग और फायान यह दो नाम आपको जरूरी याद रखने हैं, ठीक है। इन बातों को आप ज्यादातर याद रखिए क्योंकि फायान और हेनसांग इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसने जो है बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, शाकादित्य तथा बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विहार की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नालंदा विहार था उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने,
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर जो बात करें तो गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। क्या वह मतभेद है कि भाई इस संबंध में कुछ विचारक कहते हैं कि यह जो गुप्त थे ये शूद्र थे अथवा निम्न जाति से उत्पन्न थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि जो गुप्त लोग थे वह ब्राह्मण थे। तो आज तक यह तो नहीं पता चल पाया कि भाई यहाँ पे शूद्र थे या ब्राह्मण थे, बट यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वह यह रहती है कि यहाँ पे मतभेद हम लोगों के बीच में रहा है कि कुछ लोग कहते हैं ये शूद्र थे, बट कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, फिर अगर जो बात करें तो जो इनके प्रथम शासक रहे वह श्रीगुप्त रहे, जो यहाँ के संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। तो अगर जो बात करें तो श्रीगुप्त को प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र फलक में आदिराज और उसके प्रपोत समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में महाराज कहा गया है। तो यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीगुप्त था उसको क्या बोला गया है और कहाँ पे कैसे बोला गया है। तो जो श्रीगुप्त को प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र फलक में आदिराज कहा गया है और जो उसका प्रपोत्र था समुद्रगुप्त उसको जो है प्रयाग प्रशस्ति में महाराज कहा गया है। ठीक है, जो इसका शासनकाल रहा वह 240 से 280 ईसा पूर्व तक रहा है हमारा। फिर अगर जो बात करें तो गुप्त सेना के पूर्व में स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से हम लोगों को गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है, इसको जो है गोत्र धारण बताया गया है। इसका शासनकाल जो है 240 से 200 ईसा पूर्व तक रहा है, 280 ईसा पूर्व तक रहा है। फिर अगर जो बात करें तो श्रीगुप्त ने जो है महाराज की उपाधि धारण की। सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए रहती है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंह था उसने श्रीगुप्त के बारे में क्या तथ्य प्रकट किए। तो उसने जो है श्रीगुप्त के बारे में जो बताया कि मगध में उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसने मंदिर के लिए 24 गांव जो है वह दान किए थे। तो यहाँ पे जो 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासन रहा है उसमें इसके अनुसार सिंह के अनुसार उसने क्या किया कि भाई मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसके लिए जो है 24 गांव भी दान दिए थे। तो श्रीगुप्त के बारे में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। फिर अगर जो बात करें तो आता है घटोत्कच गुप्त। मधुमती नामक क्षत्रिय कन्या से जो है घटोत्कच का पाणी ग्रहण यानी कि विवाह हुआ था। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पाणी ग्रहण भी कहीं कहीं हम लोगों को मिलता है, तो पाणी ग्रहण का मतलब विवाह ही होता है। ठीक है, फिर अगर जो बात करें तो इसका शासनकाल रहा 300 से 319 ईस्वी तक। बहुत ही छोटा शासनकाल रहा, बट इसने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली थी। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना व ऋतुपुर और ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है और इसका राज्य संभवतः मगध के सीमावर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहा। उसने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया था। यहां से जो प्रभावती गुप्त के यानी कि आप इस चीज को याद ही कर लो, प्रभावती गुप्त का जो पूना व ऋतुपुर ताम्रपत्र अभिलेख है वहां से हम लोगों को जो है घटोत्कच के गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया। इसने भी जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर जो डिस्कस करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त प्रथम, इसको जो है गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक शासक बताया गया है क्योंकि जो चीजें यहाँ पे इसने हासिल की थी, जो चीजें इसने यहाँ पे अचीव की थी वह जो है ना श्रीगुप्त अचीव कर पाया न घटोत्कच अचीव कर पाया। तो इन्हीं को बता दिया गया कि जो गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक शासक रहा वह रहा चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका जो शासन रहा वह रहा 319 से 350 ईस्वी तक। फिर अगर जो बात करें तो जो गुप्तों का आधिपत्य आरंभ में दक्षिण बिहार तथा उत्तर पश्चिमी बंगाल पर था। प्रथम चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को विस्तार किया, मतलब कि जो इनका सबसे पहले जो शासन रहा वह रहा हमारा दक्षिणी बिहार में और उत्तर पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब यह चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे गद्दी पे बैठा तो उसने अपने साम्राज्य को बहुत ही ज्यादा विस्तार किया। वायु पुराण में जो है प्रयाग तक के गंगा तटवर्ती प्रदेश साकेत तथा मगध को गुप्तों की भोग भूमि कहा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गंगा के तटवर्ती प्रदेश
और साकेत तथा मगध को गुप्तों की भोग भूमि कहा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी, क्योंकि इसने यहाँ पे जो है इसका बहुत ही ज्यादा विस्तार किया, क्योंकि जो एक गुप्त साम्राज्य सिर्फ दक्षिणी बिहार तथा उत्तर पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित था, उसको इसने कहां से उठा के कहां तक ले गया, यह चीज जो है सिर्फ एक ही शासक ने की, वह था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर हम लोग आगे समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी यह हम लोग जान लेते हैं कि जो यहाँ पे प्रथम वास्तविक संस्थापक रहा वह रहा चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ पे जो भी लोग थे, मतलब कि घटोत्कच और यहाँ पे जो इनका समुद्रगुप्त और जो भी चंद्रगुप्त, तो इसमें से इन्होंने जो है, अगर जो घटोत्कच को हटा दिया जाए तो महाराज धीराज की यहाँ पे इन्होंने जो है उपाधि धारण कर ली थी। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश के जो यहाँ पे प्रथम वास्तविक संस्थापक हुए या शासक हुए, तो उन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया? तो पाटलिपुत्र को उन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की जो है स्थापना की थी। तो गुप्त संवत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि शक संवत, ठीक है, तो वह जो है शक संवत अभी वर्तमान काल में जो है भारत सरकार द्वारा ही उसको चलाया जाता है, मतलब कि भारत सरकार उसी को फॉलो करती है। बट गुप्त संवत यहाँ पे जो है इन्होंने स्टार्ट किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसका उल्लेख हम लोगों को मथुरा अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया, जिसके एक और चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र वह दूसरी और लक्ष्मी का चित्र अंकित था। यहाँ पे जो है एक तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित हम लोगों को मिलता है, दूसरी तरफ चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। और अगर जो बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसने विवाह किससे किया था? तो लिच्छवी शासक या की जो राजकुमारी थी वहां कुमार देवी से उन्होंने जो है विवाह किया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त, एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत में अपनी, मतलब कि आप ऐसे समझो कि उसने अपनी वीरता का प्रमाण जो है दे दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने जो है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इसका जो शासनकाल रहा वह 350 से 380 ईस्वी तक रहा। यह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ और कवि था। यहाँ पे इसके जो है सभी गुणों का वर्णन किया गया है, कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ और कवि। इसके साथ ही वह एक कुशल शासक भी था। उसने खुद हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्मों का सम्मान किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त किस धर्म का पालन करता था? वह हिंदू धर्म का पालन करता था, बट वह हिंदू होते हुए भी यहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि भाई आप बौद्ध धर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे जैन धर्म को भूल जाओ या हिंदू धर्म को भूल जाओ, या आप हिंदू धर्म को यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आप बौद्ध धर्म को या जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनको आप मारने पीटने लगो या उनको अपने राज्य से खदेड़ दो। ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर जो आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हो तो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी सम्मान कर रहे हो। यह कितनी अच्छी बात थी उस टाइम पे। उन धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है, इसीलिए इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। एरन अभिलेख और सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के विषय में हम लोगों को जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियां राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देती हैं। इलाहाबाद की प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, जो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी एक वंशावली बनवाई, वहां से भी जो है समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी
महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि रहा है हरिसेन, उसने संस्कृत में प्रशस्ति लिखी है और बताया कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराया था। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लिखी है इलाहाबाद की, वह लिखी है हरिसेन ने। यहाँ पे समुद्रगुप्त ने अपनी खुद प्रशंसा नहीं की है। यहाँ पे जो उसका दरबारी कवि था हरिसेन, उसने जो है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को लिखा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हम लोग यह क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त ने ही लिखी होगी। ऐसा नहीं है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लिखी है वह संस्कृत में हरिसेन ने लिखी थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर जो बात करें तो यहाँ पे ये जो हरिसेन लिखता हुआ है बताता है कि 9 राज्यों को हराया था। ये राज्य थे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिनको उसने अपने राज्यों में मिलाया था। मतलब कि जो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी क्षेत्र थे उसको उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण के 12 राज्यों को भी जीता था। यह राज्य थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव आदि। अभिलेख की अगर जो बात करें तो यह बताते हैं कि इन राज्यों के समर्पण के बाद समुद्रगुप्त ने इनका राज्य पुनः वापस कर दिया था। ठीक है, परंतु इस शर्त पे किया कि उसको नियमित कर और नजराना देते रहेंगे। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत की जंगली जातियों को भी अपने अधीन किया और सम्राट अशोक शांति व अनाक्रमण नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा व विजय में विश्वास करता था। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक जी थे, मैंने आपको अशोक के बारे में बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखो जाके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक ने जो यहाँ पे बताया कि वह जो है शांति और अनाक्रमण यानी कि आक्रमण ना करना, उसके ऊपर विश्वास करते थे, बट समुद्रगुप्त यहाँ पे हिंसा व विजय में विश्वास करता था। इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। तो इनका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका जो दूसरा नाम लोगों को मिलता है वह देवराज या देवगुप्त के नाम से भी मिलता है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 चंद्रगुप्त हुए हैं, तो एक तो चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम को यहाँ पे विक्रमादित्य नहीं कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पे विक्रमादित्य कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। इनके दरबार में जो है 9 रत्न थे। इन्होंने जो है शासन किया 375 से 412 ईस्वी तक। यहाँ पे जो मेहरौली का लौह स्तंभ, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देता है कि माना जाता है कि जब राजगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हुआ, तब चंद्रगुप्त ने शक खेमे में घुसकर शक जो शासक था उसको मार डाला। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, इसका जो पहला वीडियो मैंने आपको बताया उसमें यह बताया था कि जो हम लोगों के भारत पे इन्होंने जिन लोगों ने आक्रमण किया, उसमें जो है हिंद यूनानी, शक, कुषाण वगैरह जो भी थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, उन्होंने यहाँ पे जो है आक्रमण किया के। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने जो है शक को यहाँ से खदेड़ दिया, मतलब कि उनको हरा दिया और उन्हीं के खेमे में घुस कर शक शासक को मार डाला था। बाद में उसने रामगुप्त को मार डाला और ध्रुव देवी से शादी करके खुद राजा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रामगुप्त था, ठीक है, उसको भी उसने मार डाला और ध्रुव देवी से शादी करके खुद राजा बन गया था। अब अगर जो बात करें तो उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख हम लोगों को यह बताते हैं कि मेहरौली और यहाँ पे मेहरौली का लौह स्तंभ यह बताता है कि अभिलेख और सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी दे रहे थे। और इन्हीं स्रोतों से हम लोगों को ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शासकों को हराकर उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया। अब आप देखो, मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बना रहा हूं, आप देखो कि यह जो, बिकॉज यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि ये माउस है तो इसलिए नहीं बन पाया, बट आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये यहाँ पे इन लोगों का शासन था, उत्तरी बिहार और यहाँ पे उत्तर पश्चिमी वगैरह। तो यहाँ पे इन लोगों ने गुजरात तक की इसने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपना जीत लिया था। आप समझो कि इसने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पे इसने अंत किया कि अपना,
मतलब कि अपने साम्राज्य के विस्तार का। और अंत अभी नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी महान शासक इस राज्य में या इस शासन काल में हुए हैं। ठीक है, फिर अगर जो बात करें तो उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया। इस सफलता से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्रगुप्त प्राप्त हुआ। ठीक है, भड़ौच, कैम्बे और सौपार के बंदरगाह पर उसका नियंत्रण हो गया। इस कारण वह अपने राज्य के वाणिज्य व्यापार को बढ़ा सका। उसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। जो उज्जैनी थी उसने जो है उसको अपनी दूसरी राजधानी बनाई। जो पाटलिपुत्र था उसको उसने प्रथम राजधानी बनाए रखा। फिर बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट है कि वह यह रही, इसके बाद शासन करने आते हैं कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जब आते हैं तो यहां पे हम लोगों को अभिलेखों में प्राप्त होता है कि कुमारगुप्त के हम लोगों को अनेक नाम मिलते हैं। श्री महेंद्र, अजित महेंद्र, महेंद्रदात्य, महेंद्र कुमार आदि। इसने जो शासन किया वह 415 से 455 ईस्वी तक किया। कुमारगुप्त नाम से आप जानो, श्री महेंद्र वगैरह इन सही चीजों में आप ना पढ़ो, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यह रहता नहीं है। कुमारगुप्त ही जब भी कभी पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा, बट यहाँ पे कुमारगुप्त जो है कभी कभी कुमारगुप्त ही नाम यूज कर लेते हैं और कभी कभी कुमारगुप्त प्रथम नाम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस शासन काल में भी जो है 2 कुमारगुप्त और 2 चंद्रगुप्त रहे हैं। ठीक है, फिर अगर तो बात करें तो इसने जो है स्वर्ण सिक्के पर अपना गुप्त कुल मलम, यानी कि जो यहाँ पे इन्होंने लिखवाया वह लिखाया गुप्त कुलामल। ठीक है, और चंद्र वह गुप्त कुल व्योस्मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों पर यहाँ पे अपने इन्होंने नाम लिखवाया वह लिखवाया क्या, गुप्त कुलामल या चंद्र वह गुप्त कुल व्योस्म शशि। ठीक है, सक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि, महेंद्रादित्य को समनार्थी कहा माना गया है। सक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि, महेंद्रादित्य को समनार्थी माना गया है। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुण के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई है। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलवाई। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुमारगुप्त ने जो है वह अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कुमारगुप्त के शासन काल में, यानी कि गुप्त कालों के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसने शासनकाल की जानकारी जो हम लोगों को भीतरी अभिलेख जो है बिलसाद स्तंभ अभिलेख और गढ़वा अभिलेख और मन कुमार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त प्रथम ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासनकाल के विषय में जरूरी जानकारी हम लोगों को मिलती है। उसने 40 वर्षों तक शासनकाल किया, 415 से 455 ईस्वी तक। फिर अगर तो बात करें तो स्कंदगुप्त इसके बाद आते हैं। स्कंदगुप्त आते हैं तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोग आगे जो है कितनी स्लाइडें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त आता है। तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। यहाँ हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसको अंतिम प्रतापी शासक बोला गया है, ना कि अंतिम शासक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी शासक हुए, ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद शासक नहीं हुए, बट वह उतना अचीव नहीं कर पाए जो उनके पूर्वज लोग अचीव करते हुए आ रहे थे। उन्होंने लुटाया अपने आप को। ठीक है, हुड़ों को जो है गुप्त पर आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। जो हुड़ों का आक्रमण हुआ वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों तथा हुड़ों को हराया था। उसने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इस समय हुड़ों ने उत्तर पश्चिमी में कई बार आक्रमण किया। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठाकर हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब आप सोचो, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, भाई उसकी भी आप कहां तक उसकी जो है सुरक्षा कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने एक छोटी सी त्रुटि की, वह यह की कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी ढीली पड़ गई। इसी का लाभ उठा के जो है हुड़ों ने वहां पे आक्रमण कर दिया। फिर इसी को जो है कमजोर, मतलब ये आप समझो, जब हुड़ों ने आक्रमण किया तो जिससे गुप्त साम्राज्य यहाँ पे कमजोर हो गया और उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे उत्तर भारत के कन्नौज के हर्षवर्धन राज्य और दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लवों का राज्य। स्वयं हुड़ों का पूर्वी हुड़ भी कहा जाता है।
तो इनके बारे में यह जो राज्य मैंने आपको बताया चालुक्य, पल्लव और ये जो हर्षवर्धन का राज्य थानेश्वर वगैरह के टाइम पे, तो इनके बारे में हम लोग जो है आगे डिटेल पूर्वक जानेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि गुप्त साम्राज्य के बाद जो प्रतापी शासक हुए वह चालुक्य और यहाँ पे पल्लव और हर्षवर्धन टाइम के हुए, ठीक है, जिन्होंने हिंद को पार कर गांधार प्रदेश पर कब्जा कर गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्यटन के पुत्र चक्रगणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति भी स्थापित कराई थी। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना समझो कि कुमार गुप्त के पुत्र जो स्कंद गुप्त थे उसी के टाइम पे हूणों का आक्रमण हुआ था और उसने हूणों तथा शकों को हराया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में यहाँ पे हूणों का आक्रमण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद के साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे पुरगुप्त होते हैं, कुमारगुप्त द्वितीय होते हैं, बुद्धगुप्त होते हैं, नरसिंहगुप्त होते हैं, कुमारगुप्त तृतीय होते हैं, विष्णुगुप्त होते हैं, वैनुगुप्त होते हैं और भानुगुप्त होते हैं। भानुगुप्त जो है इनका आखिरी शासक रहा। इसके बाद जो है यहाँ पे सारी चीजें पलट गई। विष्णुगुप्त जो है एक और विष्णुगुप्त है हुए हैं, विष्णुगुप्त को मतलब कि विष्णुगुप्त जो है एक और हुए हैं, उनको किस नाम से और जाना जाता है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा के बारे में। देखो यहाँ पे जो है गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा के बारे में अगर तुम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है फायन जो आता है, चीनी यात्री फायन, तो वह हम लोगों को यह बताता है कि गुप्त काल में भारतीय जो आर्थिक जीवन था वह उन्नत था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा विकासशील पे था। लोगों ने जो है परस्पर दान देने की होड़ लगी रहती थी, लोग दान देते रहते थे। कृषि बहुत उन्नत स्थिति में थी, अनेक प्रकार के अनाजों के अलावा फल तथा तिलहन आदि की खेती की जाती थी। सरकार किसानों से जो है भूकर के रूप में उपज का 1/6 भाग लेती थी। सरकार किसानों से भूकर के रूप में उपज का 1/6 भाग लेती थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/6 भाग, ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परंतु कुछ ब्राह्मणों तथा अधिकारियों को कर मुक्त भूमि दी गई थी। इनमें से कई अधिकारियों को किसानों से कर वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त था। यह घटना गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना थी। मतलब कि यहाँ पे जो है इनमें से जो अधिकारी थे उनको जो है किसानों से कर जो है, और कुछ अधिकारी और ब्राह्मणों को बगैर करके यहाँ पे जमीन दे दी गई थी, ठीक है। किसानों को बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता। गुप्तकालीन भारतीय उद्योग धंधों की स्थिति बहुत समृद्ध थी। लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ समुद्री पोत निर्माण का उद्योग भी देश में उन्नत था। फायान लिखता है कि देश में सोने, चांदी आदि धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। हाथी दांत से भी अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों के संघ बने हुए थे जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। इस शिल्पकारों की संस्थाओं के पास काफी धन हुआ करता था जो वे जनता की भलाई के कार्यों पर व्यक्त किया करते थे। मतलब कि इस शासन काल की जो आर्थिक दशा रही वह कृषि पर निर्भर रही, बट इसमें जो है कई ऐसे भी लोग भी हुए जो हमेशा दान दाता ही बने रहे, मतलब कि दान ही देते थे। मतलब आप समझो यहाँ पे जो संस्था थी गिल्ड या श्रेणी, वह जो भी यहाँ पे धन इकट्ठा करती थी वे ज्यादातर भलाई के कार्यों में लगा दिया करती थी। फिर अगर तो बात करें तो व्यापार तथा नगर के बारे में, फयान हमें यह बताता है कि मगध राज्य में अनेक नगर थे तथा वहां धनी व्यापारी रहते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यापार बहुत ही ज्यादा विस्तृत था। व्यापार देश के कोने से दूसरे कोने तक होता था। सभी मार्ग सुरक्षित थे। जनता का नैतिक स्तर ऊंचा था, इसलिए लूट मार कम होती थी। शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था ने व्यापार को खूब बढ़ाया। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में बड़े बड़े नावों द्वारा माल लाया गया। व्यापारी वर्ग के लोग केवल धन कमाने में नहीं लगे रहते थे, बल्कि उनमें जो है दान देने के लिए आपस में होड़ लगी रहती थी। मगर गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन होने लग गया था। सन 550 ईस्वी तक भारत के पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ बहुत रेशम का व्यापार होता था। यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य में हम लोगों को जो भी चीजें यहाँ पे मिली कि भाई यहाँ पे जब उन लोगों ने आक्रमण किया तो अपने विदेशी व्यापार को भी खोल के ले गए, ठीक है। तो लेकिन जो गुप्त साम्राज्य तक आते आते यहाँ पे विदेशी व्यापार थोड़ा सा कम पड़ जाता है। सन 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार का कुप्रभाव पड़ा। यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वहां पे जो है चीन के लोगों से यहाँ पे लोगों ने रेशम बनाना सीख लिया, तो इस कारण जो है वहीं पे लोग रेशम बनाने लगे और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है भारत के लोगों के लिए। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर जो है कुप्रभाव पड़ता है।
छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य के पहले ही विदेशियों ने भारतीय रेशम के लिए मांग कमजोर पड़ गई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में रेशम बुनकरों की श्रेणी गिल्ड यानी कि पश्चिम भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लौटकर देश को छोड़कर मंदसौर चली गई। उन्होंने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य पैसे अपनाए। गुप्त काल में सारी गंगा घाटी के अधिकांश शहरों को, जो पहले विशेषकर कुषाण काल में बहुत ज्यादा समृद्ध थे, विघटन शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण राजधानी नगर भी हैन सांख्य काल तक गांव बन गया था। एक चीज आप ध्यान रखिए कि बहुत ही ज्यादा जो चीज बहुत ही ज्यादा उठती है तो वह गिरती भी है। मतलब कि यहाँ पे जो एक टाइम है ना कि अपना टाइम आता है, तो यहाँ पे कुछ लोग उठा रहे थे बट कुछ लोग गिरा रहे थे। मतलब कि कुछ लोग अपने साम्राज्य के लिए डेडिकेटेड थे बट कुछ लोग यहाँ पे उसको नहीं मानते थे। इस कारणवश यहाँ पे एक विशाल साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर अगर जो बात करें तो भूमि अनुदान के बारे में, स्मृतकारों के अनुसार भारत में राजा भूमि का मालिक माना गया है। मनु और गौतम जैसे स्मृतकारों ने राजा को भूमि का आधिपत्य बताया गया है। गुप्त काल में राजाओं को जो भूमि दान या कभी कभी सारा गांव दान करते हुए देखा जा सकता है। भूमि दान जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दान रहा है। हम लोगों ने सुना है बहुत ही ज्यादा कि अभी यहाँ पे गुप्त काल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भूमि दान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया था। भूमि दान जो है राजाओं में एक प्रमुख गुण हो गया था। उससे यही धारणा मजबूत होती है कि गुप्त काल में शासक भूमि को ब्राह्मण, किसी गृहस्थ अथवा किसी राज अधिकारी को दान देने का अधिकारी था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये लोग ब्राह्मण या किसी गृहस्थ अथवा राज अधिकारी को यहाँ पे भूमि दान किया करते थे। भूमि दान जोतने वाले को कहाँ तक अधिकार होता था, यह प्रश्न अस्पष्ट है। यहाँ बृहस्पति तथा नारद स्मृतियों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जमीन पर मालिकाना अधिकार तभी माना जा सकता है जब उसके पास कानूनी दस्तावेज हो। देखो अभी के टाइम में भी यही बताया गया है कि भाई आप समझो कि आप जैसे मान लो अभी आपको कोई जमीन दे दी गई, तो आपको कागज दिए गए कि भाई आप इस जमीन को इस रेंज तक यहाँ पे आप अपना जो है जोत सकते हो या आप यहाँ पे जो है अपने कोई भी फसल को उगा सकते हो। बट इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि ना कि आप किसी दूसरे की भी जमीन के आसपास निकल जाओ या उसको भी यहाँ पे जो है आप फसल उगाने लगो। यह चीज नहीं हो ना कि भाई जहां पे आपको मालिकाना हक दिया गया वही आप करोगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि भाई यहाँ पे भूमि दान तो दे दी गई बट यहाँ पे यह नहीं बताया गया कि आपका अधिकार कहाँ तक है। ठीक है, बट यहाँ पे बृहस्पति और नारद स्मृतियों में यह बताया गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जमीन पर मालिकाना अधिकार तभी माना जा सकता है जब उसके पास कानूनी दस्तावेज हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति भूमि खरीदता था तो उसे राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। जमीन को साधारणतः दान में देने के उद्देश्य से खरीदा जाता था। सबसे पहले खरीदने वाला व्यक्ति स्थानीय शासन को सूचित करता था कि वह कौन सी जमीन किस उद्देश्य से खरीदना चाहता है तथा उस जमीन को जो भी मूल्य होगा उसे वह देने को तैयार है। जब कोई भूमि खरीदता था या दान में देता था तो उस भूमि की नाप जोख सीमा रेखा बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की जाती थी। गुप्त युग रहा उसके पश्चात जैसे जैसे भूमि मंदिरों और मठों को दान में दी जाने लगी वैसे वैसे एक तरह से मजदूरों की स्थिति गिरती चली गई और वह अर्धदास हो गए। जैसे होता क्या कि अब भाई सारी जब भूमि आप खरीद करके दान दे रहे हो ब्राह्मणों को या अपने अधिकारियों को, तो जो किसान है, जो कृषक वर्ग है, उसकी यहाँ पे स्थिति तो डाउन होगी होगी। क्योंकि अब आप समझो जो किसान है वह अपनी भूमि को नहीं जोत पा रहे हैं, उनको दास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह भी क्रिएट हो रही थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा है। तो स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी विशाल गुप्त साम्राज्य का अक्षुण नहीं रख सके। मतलब कि जब आप समझो यहाँ पे इतना विशाल साम्राज्य, जैसे हम लोगों ने मौर्य के पतन देखा था, तो यहीं पे इसके कई कारण मौर्य से रिलेट करते हैं कि अब आप देखो यहाँ पे आपको इतना सारा साम्राज्य मिला है, विशाल साम्राज्य मिला, तो आप उसको चलाओ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वह लोग उसको नहीं अपना सके, वह लोग इतने विशाल साम्राज्य को नहीं चला सके। और लेकिन एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि हूणों के आक्रमण के कारण भी यहाँ पे जो है विघटनकारी शक्तियां, वह निर्बल जो भी राजा हुए वह तो हुए, जो निर्बल हुए वह तो हुए, बट जो हूण थे उन्होंने यहाँ पे जो है अपना शासन स्थापित कर लिया, जो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया।
अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। स्कंदगुप्त के उपरांत जो है कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं हुआ जो साम्राज्य को संगठित कर सके। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित तथा स्कंदगुप्त द्वारा रक्षित विशाल गुप्त साम्राज्य को राजनैतिक स्थिति और एकता का सूत्र में आबद्ध रखने में परवर्ती गुप्त शासक असमर्थ रहे। वंशानुगत राजतंत्र, भाई आप वंशानुगत यहाँ पे शासन करते आ रहे हो तो वह भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सामंतों के द्वारा, यानी कि सामंतों के द्वारा क्या हुआ था कि भाई गुप्त राज का दुर्भाग्य था कि इसका सामंत वर्ग स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी था। इस वर्ग ने संकट काल में राज्य को बचाने का प्रयास करने की बजाय उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना ज्यादा बेहतर समझा। मतलब कि आपको जब कोई चीज दे दी गई तो आप उसको संभालो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको जो है उपभोग किया, साम्राज्य के पतन में अपना पूरा योगदान दिया। विदेशी आक्रमण, जो हुणों का यहाँ पे आक्रमण हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और यहाँ पे जो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हुणों का पुनः आक्रमण प्रारंभ हो गया और फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। कला और स्थापत्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गुप्त काल में कला की विविध विधाओं, जैसे यहाँ पे वंश स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला आदि में जो है अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। यहाँ पे जो मंदिर बनवाए गए गुप्त काल में वह इतने ज्यादा फेमस हुए। आजकल के भी गुप्त काल के मंदिर हम लोगों को मिलते हैं, आप देख सकते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से होता है। जो अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में जो है यहाँ पे विहार लोग बनवाते थे, बट यहाँ पे मंदिर का चलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी जो है मंदिर हम लोगों को नहीं दिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर हम लोगों को नहीं दिखते हैं। मंदिर का जो ढांचा, एक स्वरूपिक ढांचा होता है, वह हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। बट यहाँ पे जो एक मंदिर का निर्माण की जो कला जन्मी, वह यहीं से गुप्त काल से हम लोगों की जन्मी है। यहाँ पे होता है कि इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया और गर्भ के चारों ग्रह ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा का मार्ग निर्माण किया गया। जैसा कि आज जो है आप यहाँ पे मंदिरों का देखते हो, मंदिरों का निर्माण देखते हो, मंदिरों को देखते हो, तो यहाँ पे आपको जैसे मंदिर यहाँ पे निर्माण कला मिलती है, तो वैसे ही निर्माण कला उस टाइम पे भी होती थी। गुप्तकालीन मंदिरों पर जो है यहाँ पे जो है पार्श्व पर गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी होती थी। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें प्राय सपाट बनाई जाती थी, पर शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। भीतर गांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है। यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण होता था, उसकी जो छत बनाई जाती थी वह एकदम सपाट बनाई जाती थी, बट हम लोगों को कहीं कहीं से शिखर युक्त भी मंदिर के निर्माण प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन जो मंदिर था वह छोटी छोटी जो है ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन जो भीतर गांव तक का मंदिर है वह ईंटों से ही हम लोगों को निर्मित मिलता है। तो आजकल के लिए इतना ही। हिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को जरूर करना, क्योंकि ज्यादातर आप लोग वीडियोस को देख तो लेते हो बट इसको शेयर नहीं करते हो। भाई अकेले अकेले ना पढ़ो, और लोगों को भी पढ़ने का मौका दो, और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और जो भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए पढ़ा रहे हैं वह और लोगों तक भी हम लोगों के लिए पहुंचे। तो एक बार हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। देखो, गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी में उसका उदय हुआ और इसका जो है कौशाम्बी के जो है पास का जो भी शासन रहा वह यहाँ पे रहा। तो यहाँ पे जो है 3री शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। यहाँ पे जो है श्रीगुप्त जो है इसका शासक था। इसने जो है 300 वर्ष तक जो है शासन अपना किया। संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे। यहाँ पे 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्तों की उत्पत्ति की जो है हम लोगों को मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण इसके द्वारा हम लोगों को मिलती है। फिर जो बात करें श्रीगुप्त के बारे में, 240 ईस्वी से जो है इसने 280 ईस्वी तक किया। यहाँ पे जो है इसने जो है यहाँ पे 24 गांव दान दिए, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना रही इस काल की। फिर जो बात करें तो यहाँ पे घटोत्कच गुप्त के बारे में, तो यह जो है मधुमती नामक क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच का विवाह हुआ था। 300 से 319 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त जो रहा प्रथम गुप्त वंश का 319 से 350 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त, इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त जो है यहाँ पे भारत का नेपोलियन, और यहाँ पे जो हरिसेन के द्वारा यहाँ पे इसकी संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई थी। फिर जो बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, तो इसके जो है दरबार में 9 रत्न थे और यहाँ पे 375 से 412 ईस्वी तक इसने यहाँ पे शासन किया। उज्जैनी को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कुमारगुप्त श्री महेंद्र 415 से 455 ईस्वी तक, यहाँ पे जो है इसने 40 वर्षों तक शासनकाल किया और इसने जो है यहाँ पे सोने के सिक्के निकलवाए। स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त जो है अंतिम यहाँ पे प्रतापी शासक था।
हूणों के आक्रमण के कारण इसने जो है अपनी जो भी शासन व्यवस्था थी उसका जो है इसने नाश कर लिया। गुप्त साम्राज्य पुरगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त थे, विष्णुगुप्त, यहाँ पे जो है वैनगुप्त या भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा कृषि पे आधारित रही। व्यापार तथा नगर की बात करें, भूमि उद्यान की बात करें तो यहाँ पे सही चीजें हुई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में अयोग्य उत्तराधिकारी, वंशानुगत राजस्थान, सामंतों का द्वारा विदेशी आक्रमण से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हम लोगों को दुर्घटनाग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ा। कला और स्थापत्य की हम लोगों ने बात की। चित्रकला, स्थापत्य, मृतबान कला आदि में जो है यहाँ के लोग निपुण थे। मंदिर निर्माण कला यहीं से प्रारंभ होती है। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं आदित्य कुमार मिश्रा आपका ऐसे ही सपोर्ट मांगता रहूंगा।